अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट काजेस दैट मोशन, किसी भी पार्टिकल में मोशन क्यों आता है। ठीक है ना, अभी तक हमने मोशन को डिस्क्राइब किया, दैट टॉपिक नेम्ड एज काइनेमेटिक्स, एंड नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट काजेस द मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों आता है, इसकी बात हो रही बेटा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों आता है, मोशन किसकी वजह से आता है, अगर उसकी बात किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जवाब आता है, दैट इज फोर्स। ठीक है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों आता है, क्योंकि फोर्स लगता है। अच्छा, फोर्स लगता है तो मोशन होता है, तो फोर्स होता क्या है बेटा, फोर्स होता है, कोई डिफाइन करेगा क्या, फोर्स को कोई डिफाइन करेगा? A push or a pull that changes the motion of an object. दैट चेंजेस मोशन। अच्छा चलो, फोर्स से पहले एक और चीज हम आपको बताते हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसके शुरू शुरू में आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां लिखी हुई हैं गैलीलियो के बारे में और एरिस्टोटल के बारे में। ठीक है ना, तो उन लोगों ने ही इसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। हालांकि उन स्टोरीज का हमें ज्यादा कुछ खास काम नहीं है। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है बेटा, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स होता है any object can be in state of rest। ठीक है बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, तीन चीजें होती है जो गैलीलियो ने और एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व करके हमें यही चीज बताया कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के बेसिकली थ्री स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है, या फिर स्टेट ऑफ डायरेक्शन में हो सकता है। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो चल रहा होगा, और अगर चल रहा होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक है ना, एक उसका डायरेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिगजैग चल रहा होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में वो चल रहा होगा। ठीक है, ये होता है बेटा स्टेट। और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके अंदर अपना खुद का स्टेट क्यों आता है, व्हाट काजेस द स्टेट, स्टेट क्यों आएगा, दैट काजेस, वो किसकी वजह से आता है बेटा, एक इनर्शिया नाम से कम होता है जिसकी वजह से स्टेट आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। इनर्शिया क्या होता है बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ any substance, the property of any substance due to which, due to which ने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया, व्हाटएवर। ठीक है, वो नहीं बता रहा हूँ, बस आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने आपको स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके बताया, फिर हमने बताया आपको इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस any change in its state, in its state। ओके बेटा, तो इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या करता है बेटा, वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि उसका स्टेट बदले,
ऑब्जेक्ट सोचता है अगर मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहने दो यार, ठीक है, जैसे आप सोचते हो ना सुबह सुबह सो रहा हूँ तो नहीं तो क्लास कौन लेता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का स्टेट का मतलब ये हो गया बेटा, इनर्जिया जो होता है, इनर्जिया ही वो काज है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है, ठीक है बेटा, आई बात समझ में, क्लियर है। Yes, sir. स्टेट हो गया, इनर्सिया हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपना स्टेट नहीं बदल रहा है और आप चाहते हो नहीं ये अपना स्टेट बदले, देन आपको फोर्सफुली काम करना पड़ेगा, देन आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या हुआ बेटा, फोर्स का मतलब है ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि उसका स्टेट बदले, हम चाहते हैं स्टेट बदले, तो हम क्या करेंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स क्या हो गया बेटा, अब जो पुश और पुल है दैट इज गुड, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, आपकी स्कूल की दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन, बट बेसिकली अगर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहें फोर्स को, तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इज दैट काज, वो सारे काज, ठीक है ना, जैसे फोर्स पहले डिफाइन कर देता हूं, फोर्स इज दैट काज ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट changes or tries to change its own state, ध्यान देना बेटा, ठीक है, its own state, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया बेटा कि फोर्स वो काज है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने स्टेट में चेंज आता है। गिरीश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? गिरीश जी, गिरीश सर, गिरीश, गिरीश आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा आप लोगों को तो आ रही थी मेरी आवाज, बेटा आप लोगों को तो मेरी आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना एक स्टेट होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सिचुएशन में अपने किसी एक स्टेट में होगा, आइदर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन और इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है बेटा, इनर्शिया होता है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। और फिर आता है हमारे पास टर्म फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा, force is that cause which changes or try to change the state of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलने के लिए जो काज इस्तेमाल होता है, जो काज यूज होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या करेगा बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलेगा, ठीक है, या बदलने की कोशिश करेगा। आगे बातें समझ में, Yes, sir. ठीक। तो अब इसी चीज को हमें कंटिन्यू करना है, हमें फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है आज, समझना है कि फोर्स है क्या चीज, ठीक है। एंड आई होप दैट कि आप सब लोग ना एनसीईआरटी में वो एक्सपेरिमेंट पढ़ लोगे जो एरिस्टोटल ने बताया था, क्योंकि स्टार्टिंग में अरिस्टोटल ने, थोड़ा सा हिंट देता हूँ उन्होंने क्या बताया था। स्टार्टिंग में
अरिस्टोटल ने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है ना, फाइनली ऑब्जेक्ट जो करना चाहता है वो होता है रेस्ट। क्योंकि अरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया कि वॉट एवर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, उसको आप मूव करा दो, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा पुश कर दो, आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है। भाई ऑब्वियसली आप अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप उसको पुश करोगे तो कुछ देर बाद वो रुक जाएगा, ठीक है, कभी जल्दी से रुक जाएगा, कभी थोड़ी देर से रुकेगा, लेकिन रुकेगा जरूर, राइट। तो अरिस्टोटल ने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है। नेचुरल स्टेट का मतलब क्या बेटा? नेचुरली हर ऑब्जेक्ट ये चाहेगा कि वो रेस्ट में आ जाए। नेचुरली हर ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा? कि वो रेस्ट में आ जाए। ऑब्जेक्ट सोचता है कि वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है। और ये तो हमें इन्होंने बताया, अरिस्टोटल ने बताया कि ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट है बेटा वो क्या होगा? रेस्ट होगा, ठीक है। बाद में गैलीलियो आए, गैलीलियो ने कहा नहीं, ये आप क्या कहानी बता रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लोगे और किसी रफ सरफेस पर आप उसको पुश करोगे तो जल्दी से रुक जाएगा, और उसी ऑब्जेक्ट को उठा लो एक टाइल्स के ऊपर, आप उसको पुश कर दो, इट विल मूव मोर डिस्टेंस, है ना। एक ही ऑब्जेक्ट ले लो आप, उसको आप रोड के ऊपर पुश करके आओ, ज्यादा फोर्स लगाओगे कम डिस्टेंस चलेगा। उसी ऑब्जेक्ट को अपने घर के टाइल्स के ऊपर पुश करो, कम फोर्स लगाओगे ज्यादा मूव करेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट का अपना नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर उसका अपना नेचुरल स्टेट रेस्ट होता, जैसे इस समय आपका अगर नेचुरल स्टेट ये है कि आपको क्लास नहीं लेनी है, तो मैं कुछ भी कर लूंगा, आप क्लास नहीं लोगे, या फिर आप जबरदस्ती में आपको ऊपर फोर्स लगा के रखूंगा तो आप बैठे रहोगे, सिर्फ आप प्रॉपरली क्लास नहीं लोगे। सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर उसका नेचुरल स्टेट रेस्ट होता बेटा, तो डजेंट मैटर कि उसको आप किस सरफेस पर पुश कर रहे हो, वो हमेशा रुकने की कोशिश करता है ना। तो गैलीलियो ने कहा कि नहीं भाई, आप जो बोल रहे हो ना कि इसका नेचुरल स्टेट जो होता है वो रेस्ट होता है, इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। फिर गैलीलियो ने बताया कि ऐसा देखो क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट का अपना जो नेचुरल स्टेट है, इट कैन बी रेस्ट, इट कैन बी मोशन, इट कैन बी इट्स डायरेक्शन आल्सो, ठीक है ना। रेस्ट भी उसका अपना नेचुरल स्टेट हो सकता है, मोशन भी उसका अपना नेचुरल स्टेट हो सकता है, डायरेक्शन भी उसका अपना नेचुरल स्टेट हो सकता है, मतलब वो अपना चाहे तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। अब गैलीलियो ने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट अगर आपको गिरीश, गिरीश, हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे यार इतनी देर से? मैं तुम्हें देर से आवाज दे रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो। सर मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई थी मेरे थोड़ी ना, उसकी वजह से मेरे को आवाज नहीं आ रही थी पहले। ओके, हाँ, रिजुल कोई एक बच्चा देखो क्लास में एंटर नहीं कर पा रहा है, जरा उसको एंटर करवाओ। ठीक ठीक है। हाँ बेटा, तो गैलीलियो ने क्या बोला? गैलीलियो ने बोला कि देखो भाई अरिस्टोटल जी, आप बड़े नामी ग्रामी आदमी हैं, आपकी बातें तो लोग मानते हैं, लेकिन अभी आपने जो बोला वो गलत है। जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट अपने कोई भी स्टेट चूज कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट अपने किसी भी स्टेट में हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी इन स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट कैन बी इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ओके। एंड नाउ अगर अरिस्टोटल जी आपको उसका स्टेट बदलना है, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट, देन व्हाट यू हैव टू डू, तब आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा।
ये गैलीलियो ने बताया। तो दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। एनसीईआरटी में बड़ी लंबी सी कहानी दी है, आप उसको रीड कर सकते हैं, रीड नहीं भी कर सकते हैं, किसी काम का नहीं, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया जाता है। कुल मिलाकर उसका जो कंक्लूजन निकलता है बेटा, कंक्लूजन आपके सामने। व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट? स्टेट क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया क्या होता है बेटा? तो इनर्शिया मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। And then if you want to change the state, then you have to apply the force, which means that force is that cause due to which any object changes or tries to change its own state. Okay, इतनी बातें क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज हमारा काफी टाइम इधर ही उधर में बीत गया। हम फोर्स के बारे में ही डिस्कशन करते हैं, फोर्स के बारे में ही समझ लेते हैं, फिर बाकी गैलीलियो की इस कहानी पर हम आएंगे। यही गैलीलियो का जो सिचुएशन था ना, यही बाद में चल के न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना था, लॉ ऑफ इनर्शिया बना था बेटा। तो आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्स इन डिटेल, ठीक है ना? और हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके सिलेबस में ना हो, ठीक है ना? और आप मेरे पास इसीलिए आए हो, आप मेरे पास इसीलिए आए हो जिससे कि आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मिले। बाकी एनसीईआरटी में तो दिया ही है ना। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग फोर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, राइट? डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन में आपको क्या समझ में आ गया बेटा? फोर्स एक ऐसा काज होता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी स्टेट को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो व्हाट कैन अ फोर्स डू? सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करें, डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। पहला सवाल मेरा ये है, व्हाट कैन अ फोर्स डू? व्हाट कैन अ फोर्स डू? एक फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो बेटा देखो क्या कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहला पहला बेटा ये, मतलब आप फुटबॉल खेलते हो, कुछ लोग खेलते होंगे, सब नहीं खेलते होंगे, पर फिर भी देखते तो होंगे। क्या होता है, फुटबॉल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोच पैर से मार दिया, किसी और डायरेक्शन में चला गया, मतलब क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया, डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, तो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहला जो फोर्स कर सकता है। सर बॉल कर्ल भी होती है। कर्ल मींस, हाँ बेटा क्या बोल रहा? सर कर्ल भी होती है बॉल। कर्ल मतलब क्या? देयर आर टू मेनी रीजन बेटा। अभी आप जो है सिर्फ न्यूटन्स लॉ कर रहे हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। कर्लिंग में कुछ अलग से प्रिंसिपल्स आते हैं, और वो सारे प्रिंसिपल आप धीरे धीरे सीखोगे जब आप आओगे। तो जैसे कर्लिंग मतलब आप ये बोल रहे हो ना, स्पिन करती है बॉल। कर्ल करती है का मतलब क्या है? कौन पूछ रहा है? बेटा देखो, कर्ल वाला जो केस है वहां पर वो किसी और वजह से आता है। वो अभी जब आप फ्लूइड्स पढ़ेंगे ना, तो फ्लूइड्स में आपको हम अच्छे से समझाएंगे। फ्लूइड्स अगर आपके तो हाँ है, आपके सिलेबस में है फ्लूइड। जब हम फ्लूइड पढ़ाएंगे तो हम मुझे याद दिलाना कि ऑब्जेक्ट कर्ल कैसे होता है, ठीक है? अभी के लिए हम सिर्फ फोर्स पर कंसंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है ना? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, और मैं फ्लूइड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप फुटबॉल खेलते हो तो अगल बगल हवा भी रहती है बेटा, हवा एक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड की वजह से भी बहुत सारे वेरिएशन इन द प्रेशर आते हैं, जिसकी वजह से कर्लिंग जैसी सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है ना? इट इज नॉट फोर्स जिसकी वजह से बॉल कर्ल होती है, ठीक है बेटा? चलो,
तो एक फोर्स क्या कर सकता है बेटा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। ओके, फोर्स क्या कर सकता है बेटा, स्पीड को बदल सकता है। और क्या कर सकता है बेटा, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मोशन। का मतलब समझ गया, मतलब ये है कि स्पीड ऑफ मोशन में आप ये बोल सकते हो दैट इज स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, अगर उसका स्पीड बढ़ रहा है तो कम कर सकता है, कम हो रहा है तो बढ़ा सकता है, ये सारे काम वो कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज, अगला जो है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये भी एक बात होती है बेटा, शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी बदल सकता है। हालांकि ये इस समय हमारे सिलेबस मतलब इस टॉपिक में नहीं है जो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें इसको नहीं पढ़ना है। बट फिर भी एक फोर्स क्या क्या कर सकता है बेटा, एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर सकता है, उसका स्पीड बढ़ा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर सकता है और डायरेक्शन बदल सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी बदल सकता है। ठीक है, शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। क्लियर है? तो ये जो प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट में पॉइंट लिखा है ना, थर्ड पॉइंट, इसके बारे में लेटर में बाद में आगे हम डिस्कशन करेंगे। इलास्टिसिटी नाम से एक टॉपिक आएगा वहां पर। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बिकॉज हमारा कंसंट्रेशन मोशन है, तो मोशन में ये हो गया बेटा कि आप फोर्स लगाओगे डायरेक्शन बदलेगा या फिर स्पीड बदलेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है बेटा, दूसरी जो बात है, एक तो हमने आपको बताया व्हाट कैन अ फोर्स डू, दूसरी जो बात है वो है बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बेटा फोर्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, तो फोर्स होता है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। हु कैन डिफाइन इट? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा? So force which is applied when two bodies are in contact. Yes, force acting between the surfaces of the object when they are in contact. Contact force क्या हो गया बेटा? The force between the objects, the force between the objects when they are in contact, जब वो दोनों क्या होंगे बेटा, कांटेक्ट में होंगे। इसका एग्जांपल लिखता हूं जिसको मैं आगे आपको अभी डिफाइन भी करूंगा। एग्जांपल बेटा, जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। बेटा नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स होता है। और क्या होता है बेटा, टेंशन होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग और रो। ठीक है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग और रो। और क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन का नाम आपने सुना होगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होता है। और क्या होता है बेटा, विस्कस फोर्स का नाम आपने सुना है क्या? नहीं सुना होगा तो फ्लूट पढ़ोगे तो वहां पर सुना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, बिकॉज दे एक्ट, दे कम्स इनटू प्ले व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स गेट इन कांटेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ना, तब उनके बीच में फोर्स लगता है बेटा, और उसी फोर्स में ये है नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स एक्सेट्रा। देयर आर टू मेनी अदर फोर्सेस आल्सो। ठीक है, दे आर द कांटेक्ट फोर्सेस बेटा। बात समझ में आ गई कांटेक्ट फोर्स क्या है? बोलो बेटा, समझ आ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बेटा? अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा नाम से ही, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें क्या होता है बेटा, द फोर्सेस between two objects, between two objects
when they are not एग्जाम्पल जैसे जो आपके सिलेबस में है, आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मासेस एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं कुछ एक फोर्स से। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस समय मेरा मोबाइल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं अपने मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जिस फोर्स से हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है बेटा? और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं बेटा, वो भी कांटेक्ट में ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। मतलब क्या बेटा? मतलब ये है कि वो भी एक क्या है, एग्जांपल नॉन कांटेक्ट फोर्स का है। और क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हो गया बेटा, ठीक है ना। मैग्नेट्स के केस में भी ऐसा ही होता है। एक और लिख देता हूँ, बाकी एक्सेट्रा लिख दूंगा, आप समझदार हो। क्या है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स आता है, ऐसे ही there are too many forces which are acts between the two objects when they are not in contact. So such type of forces are known as non-contact forces. Sir, gravity. हाँ बेटा, Sir, gravity. यहाँ लिखा तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। But gravity is the force from the earth towards us. So बिल्कुल। isn't that different? No, no, no. This is not different. Actually, gravity is the gravitational force between Earth and other object. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा, दोनों के पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, m1 m2 होना चाहिए। उसमें से m1 अगर हमारा अर्थ हो गया तो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स नेम्ड एज ग्रेविटी। Okay, sir. ठीक है। Thank- ग्रेविटी मतलब हो गया कि फोर्स ड्यू टू द अर्थ, राइट। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ, दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा कोई बॉल हो सकती है, दूसरा खुद तुम हो सकते हो, ठीक है। दैट इज द ग्रेविटी। ओके बेटा, समझ आ गई बात। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्लियर है? Yes, sir. ठीक। सो नाउ व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन एंड विस्कस। आई डोंट थिंक कि आपके पास फ्रिक्शन वगैरह है सिलेबस में या टेंशन वगैरह है कि नहीं है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ करके, इसको सुकून आएगा थोड़ा सा। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, so now we are going to define it: tension, friction and viscous forces, right? So first of all, स्टेप बाय स्टेप मैं इनको डिफाइन करूंगा। क्यों बेटा, क्यों करूंगा ऐसा मैं? क्योंकि अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी ना, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन को। कोई बताएगा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? Sir, the reaction of any object when we apply force on them. फिर से बोलना, फिर से। So the opposite force of any object when you apply force on them. ओके ओके ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या है बेटा नॉर्मल रिएक्शन का? मतलब हुआ when two objects get in contact, they apply equal and opposite forces on each other
on each other perpendicular to the point of contact. ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट बेटा जो कि कांटेक्ट में आते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, कहां पर बेटा, जहां पर उनका कांटेक्ट होगा, जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं वहीं पर परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर ये कोई एक सरफेस लिया और इस सरफेस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा, कुछ इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा बेटा, इसका ये जो है ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल ड्यू टू ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये एन मैं यहां पर लिख देता हूं, एन लिखता हूं, नॉर्मल ऑन अर्थ ड्यू टू ऑब्जेक्ट, और सिमिलरली यहां पर भी आएगा बेटा एन, ठीक है ना, दिस इज एक को n1 मान लेता हूं, एक को n2 मान लेता हूं, n2 इज द नॉर्मल ड्यू टू अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना है, बहुत बेसिक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑल्सो n1 इक्वल्स टू n2। तो बेटा क्या हुआ, जब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर रखा या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, मान लो मैं ही ऐसे जमीन पे खड़ा हो गया, तो the force exerted by a surface on an object in contact, हाँ बेटा ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया बेटा, मैं मान लो खड़ा हूं, तो मेरे पैर और जमीन के बीच कांटेक्ट, तो क्या हो रहा है बेटा, मेरा पैर सरफेस पर, ग्राउंड पर एक फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है जमीन को नीचे की तरफ, तो दैट इज द नॉर्मल अप्लाइड बाय माय फीट ऑन द फ्लोर। Similarly, that foot also providing equal reaction in upward direction. मेरा पैर क्या कर रहा है, जमीन को नीचे की तरफ दबा रहा है, तो जमीन भी क्या कर रहा है बेटा, उतना ही फोर्स ऊपर को लगा रही है। So that forces is called the normal reaction. ओके बेटा, आई बात समझ में, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इफ आई एम गोइंग टू स्टैंड लाइक दिस, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं बेटा, तो मेरे हाथ का कांटेक्ट आ गया बोर्ड के साथ, तो अब क्या हुआ, मेरा हाथ बोर्ड को यूं पुश कर रहा है अंदर की तरफ और बोर्ड मेरे हाथ को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, क्लियर बेटा? Yes, sir. जहां कहीं भी कांटेक्ट होगा उसी कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास ये दो स्फीयर है, ऐसे हैं, इन दोनों का कांटेक्ट कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा? अगर इन दोनों का कांटेक्ट कुछ इस तरह से है, तो जिस जगह पर कांटेक्ट है, ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट बनाओ, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और अगर सरफेस नहीं है तो आपको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो ये रहा इसका और ये रहा इसका सेंटर, तो बेटा ये ऐसे आएगा, दिस इज, मान लो ये ए है, दिस इज बी, so normal on B due to A, and similarly ये एक ही लाइन में है, मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूँ बेटा, they will act along the same line, ये ध्यान रखना, मैं अलग दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझा पाऊँ बस, ठीक है ना, दोनों ही एक ही लाइन में लगते हैं। तो ये हो गया बेटा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, and both are equal, and BA is equals to NAB। तो जब भी आप कभी कांटेक्ट फोर्स की बात करोगे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे, तो जिस पॉइंट पर कांटेक्ट होगा उसी पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। जो पुश फोर्स आता है बेटा उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बोलो, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, आप में से किसी ने ऐसा कुछ पढ़ा क्या कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है? ये चैप्टर पहले किया है? No, sir. अच्छा, अभी आपको फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। आगे चल के आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी
कि आप हैबिचुअल हो जाओगे n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg, लेकिन बेटा सिर्फ हैबिचुअल होना, अपने कंसेप्ट को मत बदलना, ठीक है ना। नॉर्मल इज द डिफरेंट थिंग, नॉर्मल इज द डिफरेंट थिंग एंड mg इज द डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट बेटा, ठीक है ना, दोनों ही अलग। अगर ऑब्जेक्ट में वेट नहीं है तो क्या नॉर्मल नहीं लगेगा? अभी जैसे किसी ने बोला है यस, तो बताओ बेटा, अगर वेट नहीं है तो क्या नॉर्मल नहीं लगेगा? अगर वेट नहीं है तो भी नॉर्मल लगेगा बेटा। जब मैंने अपने हाथ को यूं ऐसे बोर्ड पे रखा था तो मेरे हाथ का वेट क्या बोर्ड के अंदर जा रहा था क्या? नहीं, मेरे हाथ का वेट तो जमीन की तरफ होगा ना, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये कांटेक्ट में, फिर भी नॉर्मल आया। मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि वेट से नॉर्मल का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं जमीन पर खड़ा हूं तो मेरे पैर ने जितना पुश लगाया है वो पुश मेरे वेट के बराबर हुआ है, तभी मैं खड़ा हूं, वरना मैं धंस जाता जमीन के अंदर। कॉमन सेंस की बात। एंड दैट्स व्हाई बोला जाता है कि नॉर्मल वेट के बराबर है। मैं जमीन पर खड़ा हूं, मेरे पैर और जमीन के बीच में नॉर्मल फोर्स आया, वही नॉर्मल तो हमारे वेट को बैलेंस किया हुआ है, जिससे हम उसके सरफेस पर आराम से खड़े हैं, नहीं तो हम धंसते जाते, राइट। तो वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन नॉर्मल mg की वजह से नहीं आता है बेटा, नॉर्मल mg की वजह से नहीं आता है, ठीक है ना। नॉर्मल आता क्यों? नॉर्मल क्यों आता है बेटा? मान लो ये दो सरफेसेस, ठीक है ना, इन दोनों सरफेसेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आओ, ठीक है। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आओगे तो क्या होगा? देयर आर टू मेनी मॉलिक्यूल ऑन दिस सरफेस आल्सो एंड ऑन दिस सरफेस आल्सो। जैसे ये कांटेक्ट में आते बेटा, दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, आल्सो अट्रैक्टिंग ईच अदर, बट दैट इज द डिफरेंट केस, आगे उसके बारे में बात करेंगे। दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देते बेटा, and that push force causes the normal reaction between the two surfaces in contact. Hope you get. नहीं सर, चैप्टर पहले पढ़ा इसलिए यस किया। अच्छा, चैप्टर पहले पढ़ा इसलिए, ठीक है। ओके, आई बात समझ में? अगर दो सरफेसेस क्या हुए बेटा, कांटेक्ट में आ गए, राइट। दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में आ गए तो उनका जो फ्री सरफेस है ना, ये फ्री सरफेस जो है, इस फ्री सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इसके मॉलिक्यूल को रिपेल करता है बेटा, एंड दैट टोटल फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन द नॉर्मल रिएक्शन। बोलो समझ में आया? बोलो Yes, बेटा sir. समझ में आया? ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सामने मिले, आपको दिखाई पड़े, सुनाई पड़े। क्या? एक तो ये कि नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज अ पुश फोर्स। हमेशा क्या होता है बेटा? पुश फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पुश फोर्स, ठीक है। नॉर्मल हमेशा पुश करता है, पुल करना नहीं जानता वो, ठीक है। और दूसरा आपने ये पढ़ा, इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है बेटा। ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से आता है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है बेटा? एक पुश फोर्स होता है, एंड इट अकर्स बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। बोलो गॉट इट? कहीं Yes. किसी कोई समस्या हो बेटा बोल देना, चाहे मैसेज कर देना, ठीक है ना। हम आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे और फिर कहेंगे चैप्टर बहुत टिपिकल है, जबकि ऐसा है नहीं। चलिए, अच्छा इतनी बात तो मैंने आपको बता दी ना, अब मैं जरा सा समझाता हूँ कुछ अलग अलग सिचुएशंस लेकर के, जिससे कि आपको कुछ तो समझ में आए नॉर्मल का कंसेप्ट। चलो बेटा, कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको नॉर्मल से ड्रॉ करके बताने हैं। तो एक तो बेटा
कुछ इस तरह से आपको इसमें ना सारे नॉर्मल शो करने। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह से रखे हो बेटा, ठीक है, दे आर इन कॉन्टैक्ट, यू हैव टू शो ओनली नॉर्मल, ठीक है ना, जितने भी नॉर्मल लग रहे हैं जहां जहां भी लग रहे हैं वो सारे शो करने हैं। दूसरा चलो बेटा इन दोनों में जरा हमें ड्रॉ करके बताओ कहाँ किस डायरेक्शन में नॉर्मल आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको नोट करते चलो, अंडरस्टैंडिंग आप बना के रखना अपनी। There are three diagrams and you have to show the normal forces acting at each point of contact. जल्दी करो बेटा। है आपको शो कैसे करना है मैं शो कर देता हूँ, आपसे मुझे दिखा नहीं पाओगे। आपके दिमाग में जो जो बातें आई थी बेटा उसको मैच कराना मेरे इस आंसर से, ठीक है। मैं जो यहाँ पर करने वाला हूँ, देखो बेटा मुझे कैसे पता लगाना होता है कि नॉर्मल कहाँ कहाँ है। देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमारा, ये छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में यहाँ जहां जहां कांटेक्ट वहां वहां नॉर्मल। तो यहाँ पर एक नॉर्मल आएगा बेटा, ये रहा ऊपर को n1, और नॉर्मल हमेशा पेयर में आता है बेटा, तो n1 नीचे भी आएगा। ये छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ ने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगाया, तो ऑब्जेक्ट ने भी नॉर्मल रिएक्शन नीचे को लगाया, ठीक है बेटा। सिमिलरली ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट में भी आएगा, ये कुछ अलग थोड़ी ना, इसमें भी आएगा बेटा n2 ऊपर की तरफ, n2 नीचे की तरफ, ठीक है ना। अर्थ ने पुश किया ऊपर, ऑब्जेक्ट ने पुश किया नीचे। इस ऑब्जेक्ट छोटे वाले के साथ भी हुआ, अर्थ ने पुश किया ऊपर, ऑब्जेक्ट ने पुश किया नीचे, ठीक है। तो ये आ गया बेटा, यहाँ पर कांटेक्ट हो गया, यहाँ पर कांटेक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आता है बेटा हमेशा। अब देखो यहाँ पर भी तो कांटेक्ट है, साइड बाय साइड भी तो कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ पर भी एक आएगा। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ए इसके ऊपर आएगा, और इधर पर इस डायरेक्शन में आएगा नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बी। बोलो बात समझ में आई क्या? There are 3 point of contact and that's why 3 point of contact होने की वजह से क्या हुआ बेटा, तीनों पॉइंट पर क्या आया, तीनों पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन आया बेटा। आपको कुछ बात समझ में आ रही मेरी? Yes, sir. तो देखो एक कांटेक्ट यहाँ था तो यहाँ पर नॉर्मल आया, एक कांटेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर नॉर्मल आया, एक कांटेक्ट यहाँ पर नॉर्मल आया। तीनों कांटेक्ट पर नॉर्मल हमने दिखाया आपको, और पेयर में आता है हमेशा, नॉर्मल हमेशा पेयर में आता है, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं बेटा। इस वाले डायग्राम में ये कुछ ऐसे समझ सकते हो कि हमारा ग्राउंड है, ये हमारी वॉल है, और ये लैडर इसके ऊपर रखी हुई है ना। तो लैडर का कांटेक्ट है बेटा यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर कांटेक्ट है, एक यहाँ पर कांटेक्ट है। बोलो ये दो जगह कांटेक्ट है ना बेटा। अब देखो यहाँ पर लैडर तो एक पॉइंट से काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, हमारा सरफेस है, तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आता है बेटा। तो ये रहा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल applied by ground on the ladder। और यहाँ पर देखोगे बेटा तो इसका नॉर्मल किधर आएगा, ये आएगा इस तरफ, ठीक है ना, सरफेस के पर, जिस सरफेस पर कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर। ये आया बेटा, इसको n1 मान लेता, इसको n2 मान लेता। तो बॉल
that N2 is the normal reaction on the ladder due to the wall. बोलो बात समझ में आई क्या? जहां कहीं भी कांटेक्ट होगा उसके ठीक परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर कांटेक्ट है तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ही तो है यहाँ पर, है ना? तो नॉर्मल किधर आ गया? परपेंडिकुलर इस ऊपर को, ये रहा नॉर्मल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमारा जमीन है ये शार्प पॉइंट हो गया और लैडर हमारा जो हो गया या जो भी रॉड वगैरह रखी है वो क्या हो गया बेटा? फ्लैट सरफेस हो गया। तो अब यहाँ पर जो आएगा नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, ऐसा। ऐसा आएगा बेटा। जहां पर भी देखो तो कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा, लैडर के परपेंडिकुलर। मतलब आपको एक सरफेस चाहिए होगा, उसी सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एक्ट करेगा। देखो ऐसा, यहाँ पर सरफेस क्या था बेटा? जमीन था, इसलिए जमीन के परपेंडिकुलर आया क्योंकि इसका शार्प पॉइंट इसको टच कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन इन दोनों पॉइंट पर क्या है बेटा? ये लैडर खुद ही क्या है? सरफेस है, ठीक है ना? तो इस तरह से नॉर्मल यहाँ पर डेवलप होंगे। बोलो अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन कहीं पर भी डायरेक्शन निकालने को मिल जाए तो यू कैन फाइंड इट आउट। निकाल सकते ना बेटा? Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा हमेशा क्या होता है? जो सरफेस होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो कांटेक्ट पॉइंट होता है कांटेक्ट पॉइंट के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होता है। तो होप दैट यू गॉट इट, है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से बताओ फटाफट।